मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो पिछले क्लास में हम देख रहे थे मोहनजोदड़ो में जितने भी स्थल मिले हैं, जितने भी साइट मिले हैं उसके बारे में, और वहाँ मिलने वाले पुरातत्व वस्तुएं कि कितनी पुरानी वस्तु मिले हैं, क्या क्या वहाँ के साक्ष्य मिले, वो सब के बारे में देख रहे थे। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जितने भी वस्तु मिले थे वो समझा दिए थे, जिसको कोई भी जरूरी नहीं है, बस उसे याद रखना है कि क्या क्या वस्तु मिले हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो को जो वस्तु मिले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें 2 नंबर 3 नंबर के भी एक एक वस्तु के बारे में लिखने के लिए देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मोहनजोदड़ो के बारे में हम चल रहे थे, सॉरी, तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम चल रहे थे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो 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 ये हमारा मोहनजोदड़ो क्या था, एक तरह से हमारे टॉपिक हो गए। तो ये क्या हो गया, मोहनजोदड़ो टॉपिक हो गया, जिसमें क्या मिले थे सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम हम देखते थे कि स्नानागार के बारे में देखते हैं। स्नानागार तो ये हमारे एक टॉपिक हो जाता है, जिसे 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन में लिखने के लिए देते हैं। कहाँ से, तो ये हमारे 12th क्लास के एग्जाम में देखेगा तो 2 या 3 नंबर के मार्क्स के लिए हमें स्नानागार मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले एक सबसे बड़ा विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ है, तो हमें मोहनजोदड़ो से मिले। यह स्नानागार की विशेषता क्या है, तो स्नानागार एक जलाशय होता था, बड़ा सा कुंड होता था, ठीक है। तो बड़ा सा एक कुंड है स्नानागार। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हम एक जलाशय बना दिए, यही है स्नानागार। मोहनजोदड़ो में ऐसे ही स्नानागार मिले हैं, जिसमें यहाँ पे साइड में एक सीढ़ी हुआ करते हैं। यहाँ पे उत्तर और पूर्व और पश्चिम में 2 सीढ़ियाँ बनाई गई थी। सीढ़ी का स्ट्रक्चर इस तरह से था, और यहाँ पे इसके ऊपर एक कुआं बनाया गया था। स्नानागार के जस्ट बगल में एक कुआं का निर्माण किया गया था, और एक नीचे स्नानागार के नीचे यहाँ पे छिद्र बना हुआ है। ये क्या है, हमारा छिद्र है। तो ये हमारा छिद्र है, और ये हमारा कुआं है, और ये हमारा स्नानागार है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सीढ़ी है। क्या है, सीढ़ी है, ये हमारे सीढ़ी है। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी स्नानागार। अब हम बात करते हैं ये स्नानागार की चौड़ाई लंबाई कितने हैं, कितने चौड़ाई थे, कितने लंबाई थे, कितने गहराई थे। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 6 मीटर चौड़ाई है, 6 मीटर चौड़ाई है, और 8 मीटर क्या है, लंबाई है। 8 मीटर लंबाई है, 6 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर लंबाई है। और इसका टोटल गहराई देखें तो 3.5 मीटर टोटल इसका गहराई है। यह है स्नानागार। तो ये तो हो गया हम स्नानागार का स्ट्रक्चर। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना करके इसे वर्णन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्नानागार का उपयोग क्यों किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो जो शहर है वो सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्नानागार का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता था, इसीलिए किया जाता था यहाँ कि इसका उपयोग विशेष कार्य के लिए किया जाता था, अनुष्ठानिक कार्य के लिए किया जाता था, धार्मिक कार्य के लिए मुख्यतः किया जाता था। आप जानते हैं कि आप कहीं पे आप घर जाते हैं, कहीं पे आप आपके घर में मरखी उर्खी हो जाते हैं, तो आप बेसिकली आप घर में नहीं नहाते हैं। कभी किसी का मुंडन होता है तो आप घर में नहीं करते, आप कहीं विशेष स्थान पर जाते हैं, वहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं, या तो वहाँ पे कुछ करने के लिए जाते हैं। तो आप वहाँ पे क्या करते हैं कि विशेष स्थान पर आप नहाने धोने के लिए इत्यादि कार्य करने के लिए जाते थे। ठीक उसी प्रकार मोहनजोदड़ो के भी जितने निवासी हुआ करते थे वह किसी भी धार्मिक कार्य के लिए स्नानागार आते थे। कभी मुंडन हो गया तो उसके लिए स्नानागार होंगे, कहीं पे मरखी हो गया तो नहाने वहाने के लिए स्नानागार में ही आया करते थे, ठीक है। इसका प्रयोग इसी के लिए किया जाता था। तो स्नानागार तो एकमात्र जलाशय था, तो मान के चलिए गंदा हो गया, स्नानागार का पानी गंदा हो गया तो क्या किया जाता था। स्नानागार का जब पानी गंदा हो जाता था तो ये छिद्र के माध्यम से क्या होते थे, ये पानी को एक बड़े नाले में खोल दिए जाते थे। एक बहुत ही बड़ा नाला हुआ करता था, नाले के बारे में पढ़ाएंगे। ये नाले में क्या होते थे, ये नाला जोड़ देते थे। एक छोटा सा नाला स्नानागार से जुड़ा हुआ करता था, और इस छिद्र के माध्यम से इस बड़े नाले में गंदे पानी को निकाल दिया जाता था। फिर ये कुआं के माध्यम से फिर से यहाँ पे साफ पानी भर दिए जाते थे, ताकि गंदा पानी बाहर निकले तो साफ पानी फिर से अंदर आ जाए। यही था हमारा स्नानागार का विशेषताएं, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सबसे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, जो कि आपको 2 या
2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं 12th क्लास के एग्जाम में। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे VI क्वेश्चन में रख सकते हैं क्या 100% रख सकते हैं, इसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यही है आपका मोहनजोदड़ो यानी कि स्नानागार का स्ट्रक्चर, और उसका कार्य विशेष रूप से धार्मिक कार्य के लिए ही किए जाते थे। जैसे कि मुंडन हो गया, मरखी हो गया तो वहाँ नहाने के लिए, किसी के छठी हो गया तो वो सब कार्य करने के लिए। आपको ये सब बात याद आ रहे हैं ना, या आपके घर में होते हैं ना, कि आप भी घर जाते हैं तो कभी तालाब उला चल जाते हैं, यही है आपका स्नानागार। ठीक है, तो स्नानागार के बारे में हो चुका है। अब दूसरा हम देखते हैं, तो ये आपके है, तो आप इसे नोट करना चाहते हैं ना, नोट कर सकते हैं। आपको इसके नोट PDF भी नोट मिलेंगे, पहले आप इसको समझिए। तो सबसे पहले सॉरी मोहन नो ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, ये तो पहला हम देखें मोहनजोदड़ो का एक स्नानागार, जो कि काफ़ी ही एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड थी और उसे समझना भी एक तरह था। मोहनजोदड़ो का शहरी केंद्रों का विकास, एक दूसरा विशेषता है मोहनजोदड़ो में, शहरी केंद्रों का विकास, शहरी केंद्रों का विकास, केंद्रों का विकास, ये दूसरी विशेषता है मोहनजोदड़ो की, कि मोहनजोदड़ो का शहरी केंद्रों का विकास किस तरह से किया गया था। तो मोहनजोदड़ो जो है एक तरह से एक बहुत बड़े शहर थे, इसका विकास कैसे हुआ, ये शहरी केंद्रों का विकास कैसे हुआ। तो मोहनजोदड़ो को मुख्यतः 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो शहर थे वो 2 भाग में था। एक ऊपर ऊंचाई पर स्थित एक बड़ा शहर, लेकिन वह नीचाई पर स्थित है। एक छोटा शहर पर वह ऊंचाई पर स्थित है। एक छोटा शहर, छोटा शहर, छोटा शहर जो कि कहाँ पे, ऊंचाई पर स्थित था, ऊंचाई पर स्थित था। एक बड़ा शहर, बड़ा शहर जो कहाँ, नीचाई पर स्थित था। यहाँ पे आपको उल्टा याद रखना है, छोटा है लेकिन ऊंचा है, बड़ा है लेकिन नीचा है, ऐसे आपको याद रखना था। इस तरह से मोहनजोदड़ो 2 भागों में बटा हुआ था। इस तरह से कि मोहनजोदड़ो कितने भागों में बटा हुआ था आप बोलिएगा, तो 2 भागों में बटा हुआ था। अब इस मोहनजोदड़ो का एक अनूठा पहलू है शहरी केंद्रों का विकास, जो कि एक तरह से अजब किया गया था। और इसमें क्या किए गए थे, यह दोनों को बीच में ही क्या कर दे, एक रेखा बना दीजिए, दुर्ग का निर्माण कर दिया गया था। ये हमारे, ये रेखा क्या है, ये हमारे रेखा एक दुर्ग है, दुर्ग अर्थात दीवार, दीवार, जिससे यह स्पष्ट होती थी कि निचले शहर को ऊपरी शहर से अलग किया गया था। जिसके तरह से जितने भी बड़े बड़े व्यापारी होते थे, जितने भी शासक होते थे, राजा होते थे, राजशाही होते थे, वो बड़े शहर में रहते थे, वो बड़े शहर में रहते थे। इसलिए जितने भी निम्न वर्ग के जो लोग थे उन्हें अलग कर दिया गया था एक दीवार के माध्यम से। और इस तरफ बड़े लोग रहते थे, उस तरफ छोटे लोग रहते थे, छोटे मोटे शिल्पकार इत्यादि सब रहा करते थे और बड़े लोग में रहते थे। मुख्यतः यहाँ के जो घर दरवाजे वो बनाए जाते थे, वो मतलब एक चबूतरा में बनाया जाता था। आपके घर में किसी भी होंगे एक चबूतरा होगा आखिर में, इस तरह से चबूतरा में होते थे, इसी में घर बनाए जाते थे, इसी में घर बनाए जाते थे। यहाँ पे पिलर गाड़ दिया जाता था। ईंटों की लंबाई कम से कम कितना मीटर थे, तो ईंटों की लंबाई कम से कम कितने मीटर हुआ करते थे, ईंटों के, पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। ये लोग बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया करते थे। ये थी मोहनजोदड़ो की सबसे ही अनूठी विकास प्रणाली, जो कि बहुत ही एकदम बेहतरीन और लाजवाब देखने को मिलते हैं। ऐसा विकास वर्तमान में भी देखने को मिलता है। ये लोग, हम लोग क्या करते हैं, एक जमीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये लोग एकदम मजबूत ठोस चट्टान, एकदम चबूतरा का प्रयोग करते थे, तो उसी में पिलर बना देते थे, उसी में पिलर बना के उसी में घर बना दिया जाता था। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह हुआ करती थी कि बड़े शहर और छोटे शहर अलग हुआ करते थे। अलग इसलिए हुआ करते थे क्योंकि जितने भी राजा होते थे वो बड़े शहर में रहते थे, और जितने छोटे शिल्पकार थे, कुम्हार इत्यादि ये सब होते थे, वो छोटे शहर में रहते थे। इसलिए अपने आप को एक दुर्ग या दीवार के माध्यम से अलग कर देते थे। यह था हमारा शहरी केंद्रों का विकास, जो कि एक मोहनजोदड़ो की दूसरी विशेषता थी। अब हम मोहनजोदड़ो को देखते हैं तीसरी विशेषता। मोहनजोदड़ो का हम देखते हैं तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है, नालों का निर्माण कर सकते हैं या जल निकास प्रणाली। क्या है तीसरी विशेषता, जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली,
या तो इसी को हम कह सकते हैं नालों का निर्माण, नालों का निर्माण। अब यह क्या था, जल निकासी प्रणाली या नालों का निर्माण क्या था? तो सबसे पहले इसे क्या हुआ करते थे, एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। इसे कौन सा पद्धति में बनाया गया था? ग्रिड पद्धति में, ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। पहला है, इसको ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। दूसरी विशेषता है इसे, यहाँ के जो जितने भी नाले होते थे एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, समकोण पर काटते थे, समकोण पर काटते थे। एक दूसरे को कहां पर काटते थे? समकोण पर काटते थे। तो ये ग्रिड पद्धति है, समकोण पर काटते थे हम, ठीक है। तो ये जल निकासी प्रणाली, नालों का निर्माण हो गया। तो ये हम देखते हैं कि इसे ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, समकोण पर काटते थे नाला। अब नाला का निर्माण कैसे होता है? मान के चलिए हम एक घर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये घर है। आपको नहीं, आपको बस जानना है कि ये घर है, घर मान के चलिए। तो ये घर के जो दीवार हुआ करते थे वह नालों से सटा हुआ करते थे, इस तरह से नालों से सटा हुआ करते थे, नालों से सटा हुआ करते थे। और छोटे मोटे जो नाले होते थे वो घर के दीवार के माध्यम से बड़े नाले में जुड़ा करते थे। ये बड़े नाले में जुड़ा करते थे और ये बड़ा नाला जो होता था यह शहर के बाहर जा करके क्या होते थे? गिर जाते थे। ये शहर के बाहर गंदे पानी को लेकर के चले जाते थे। अब जगह जगह पर क्या बनाए गए थे? हौदी या तो मलकुंड। हौदी, इसे हम क्या कहते हैं? हौदी या तो फिर मलकुंड। इसी को हम क्या कहते हैं? मलकुंड। हौदी या तो मलकुंड बनाए गए थे। ग्रिड पद्धति में देखने को मिला था यहाँ का जल निकासी प्रणाली समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। इस तरह से हम समकोण पर, यहाँ से भी इस तरह से भी नाला आ जाएगा, ऊपर से भी नाला आ जाएंगे, इस तरह से नाला आ जाते हैं, तो ऊपर से भी इसी तरह से नाला आ जाते हैं। और यहाँ पे छोटे मोटे घर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? छोटे मोटे घर बन जाते हैं, जिससे यह लगता था कि यहाँ के जो गंदे पानी है, यहाँ के जो गंदे पानी है, घर के जो गंदे पानी है, वो कहाँ? डायरेक्ट बड़े नाले में आते थे। और जितने भी कचरा हुआ करते थे यह कहाँ पे जमा हो जाते थे? या हौदी में या तो मलकुंड में। और जो पानी होता था वह बाहर निकाल दिया जाता था। कचरा ही जमा होंगे, पानी नहीं, पानी बाहर निकाल दिया जाता था। और सबसे बड़ी नाले की विशेषता यह है कि इसे ढक भी दिया जाता था, इसे ढक भी दिया जाता था। ढकने के लिए क्या प्रयोग करते थे यहाँ के लोग? इसे ढक दिया जाता था, इस नाले को। किसका उपयोग किया जाता था? जिप्सम का गाड़े का उपयोग किया जाता था। जिप्सम, जिप्सम का गाड़े का उपयोग किया जाता था। जिप्सम का गाड़े का उपयोग करके अभी वर्तमान में आप नहीं देखते हैं, कभी शहर में जाते हैं, घर में जाते हैं, तो नाले को किस तरह से ढक दिया जाता है? ऊपर से सीमेंट करके ढक दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ के मोहनजोदड़ो के जो नाले हुआ करते थे उन्हें ढक दिया जाता था। और जगह जगह में हौदी बना दिया जाता था। कचरा आके हौदी में जमा हो जाते थे और पानी शहर से बाहर निकल जाते थे। और सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, समकोण पर काटते थे और इन्हें ग्रिड पद्धति में बनाए गए थे। यह था हमारा सिंधु सभ्यता का जल निकासी प्रणाली, जो कि काफी बेहतरीन देखने को मिलते हैं। चाहे वो छोटे शहर में है और चाहे वो बड़े शहर में, दोनों में काफी हार्ड विशेषता थी, यह हमारे देखने को मिलते हैं। क्या फोन कर रहे हो? फोन करके बोल दे 5 मिनट रुके, आएगा काफी टाइम से। बार बार करा था। यह हो गया मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो जल निकासी प्रणाली होगी। तीसरी विशेषता हम देख लिया। पहला विशेषता हम क्या देखे? स्नानागार, स्नानागार, स्नानागार पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हम क्या देखें? शहरी केंद्रों का विकास, शहरी केंद्रों का विकास, केंद्रों का विकास। तीसरी विशेषता हम क्या देखें? जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली। और चौथी विशेषता हम देखते हैं यहाँ के सड़क निर्माण। तो सड़क का निर्माण कैसे किया जाता था? सड़क कैसे बनाए जाते थे? सड़क निर्माण, सड़क निर्माण यहाँ की हमने चौथी विशेषता देखते हैं। चौथी विशेषता हमारे है सड़क निर्माण। यहाँ पे आपको लिख देते हैं सड़क निर्माण, चौथी विशेषता।
जो कि सबसे विशाल विशाल मोहनजोदड़ो में ही प्राप्त हुए थे। ये लिखने के लिए देते हैं आपको, ये आप मत भूलिएगा कि नहीं, लिखने के लिए नहीं मिलता है। तो चौथी विशेषता हम देखते हैं सड़क निर्माण। तो सड़क निर्माण कैसे किए जाते थे, मान के चलिए ये सड़क हुआ करते थे, ठीक है, ये सड़क है, ये बड़ा सा सड़क है। सड़क भी एक दूसरे को कहाँ पे काटते थे, समकोण पर काटते थे। सड़क एक दूसरे को कहाँ पे काटते थे, समकोण पर काटते थे। सड़क के जो किनारे होते थे एक सराय घर भी बनाया जाता था, बैठने के लिए सराय घर भी बनाया जाता था, जो कि वर्तमान में थिंक कीजिए ना, सोचिए अभी वर्तमान में कैसे सड़क बनाए जाते हैं, उस तरह से सड़क में सराय घर। बगल बगल में क्या होते थे, बड़े बड़े व्यापारी होते थे जो कि व्यापार करते थे। सड़क के किनारे व्यापार करने वाले व्यापारी भी हुआ करते थे, व्यापार करने वाले व्यापारी भी सड़क के किनारे हुआ करते थे, व्यापार भी कुछ बात नहीं है, समकोण पर काटती है। सड़क एक दूसरे को किस पर काटते थे, नाले की तरह ही समकोण पर काटते थे, समकोण पर। और इसे भी एक तरह से ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया गया था। ग्रिड पद्धति का मतलब एकदम अजीब, एकदम अजीब यानी कि एकदम बेहतरीन, जिसे देख के चौंक जाए, तो वही ग्रिड पद्धति हो गई, समकोण पर एक दूसरे को काटते थे, सड़क निर्माण। अब इसे बनाया कैसे गया था कि पश्चिम और पूर्व में, इधर तो हो गया पश्चिम, इधर तो पश्चिम हो गया, इधर पूर्व हो गया, ठीक है, इधर पूर्व हो गया। इधर पश्चिम से अगर हवा चलती, पश्चिम से अगर हवा चलते, वायु चलते, तो सड़क में जितने भी गंदा हुआ करते थे, जितने भी गंदा हुआ करते थे वह बाहर निकाल दिए जाते थे, वह एकदम शहर से बाहर चल जाते थे, एकदम फेंका जाते थे, शहर से एक तरफ से बाहर फेंका जाते थे। और सबसे बड़ा चौड़ी सड़क है, सबसे चौड़ी सड़क भी कहाँ मिले हैं, चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ी सड़क भी मिला है मोहनजोदड़ो में है। इसी के लिए तो मोहनजोदड़ो के ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये सारे क्वेश्चन या तो 2 नंबर में दिए जाते हैं, या तो मोहनजोदड़ो की विशेषता लिखने के लिए आपको 5 नंबर में क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये हो गया आपकी चौथी विशेषता। अगर हम 5वीं विशेषता, इतना ही आपको याद रखना है कि एक सड़क हुआ करता था, सड़क में छोटे छोटे सड़क हुआ करते थे, वहाँ पे सराय घर हुआ करते थे, बगल में आसपास बाजार लगते थे, व्यापारी गण रहते थे, व्यापारी बकरी करते थे, और सड़क पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसी हवा चलती थी कि सड़क में जितने भी गंदा हुआ करते थे वो सड़क से बाहर निकाल दिए जाते थे। सड़क आपस में समकोण पर काटती थी, यानी कि त्रिभुज इस तरह से समकोण पर, यानी सॉरी समकोण पर काटती थी। इस तरह से जो सड़क होते थे, इस तरह से हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं ना, तो इस तरह से त्रिभुज इस तरह से समकोण पर काटती थी सड़क एक दूसरे को। इस तरह से आपको बता देना है, लिख देना है, वर्णन करना है। ग्रिड पद्धति में सबसे चौड़ी सड़क, इस तरह से आप लिख के वर्णन कर सकते हैं। तो यह हमारे कैसी विशेषता थे, चौथी विशेषता थी। अब हम देखेंगे सबसे लास्ट विशेषता और सबसे विशाल अन्नागार। सबसे विशाल अन्नागार कहाँ है, अन्नागार, अन्नागार, अन्नागार। तो ये हम सबसे लास्ट विशेषता में देखते हैं अन्नागार। तो अन्नागार 5वां विशेषता आप लिख सकते हैं, अन्नागार, ठीक है, 5वीं विशेषता आप लिख सकते हैं अन्नागार। तो अन्नागार एक बहुत ही बड़ा घर हुआ करता था, बहुत ही बड़ा क्या होता था, घर होता था अन्नागार। किसमें, इसमें शायद ऐसे ऐसे खाना हुआ करते थे, शायद 106 या 109 ऐसे कर करके खाना हुआ करते थे, जिसमें चावल रखा करते थे। जितने भी व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी होते थे, इसी में अन्नागार में रखा करते थे। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा इमारत या सबसे बड़ा अन्नागार किस शहर में मिला है हड़प्पा सभ्यता का, तो वह आपका मोहनजोदड़ो। आप टिक मार के निकल सकते हैं। तो ये रखने का काम करते थे। व्यापारी जो होते थे ये अन्नागार नदियों के किनारे बनाया करते थे। ये हमारा नदी हो गया, ठीक है, लहराते गया, इस तरह से हमारा नदी हो गया, पानी जा रहा है नदी में, ठीक है, यह होते थे नदी। तो ये अन्नागार का निर्माण बेसिकली नदी के किनारे ही किया जाते थे। अब बोलिएगा कि नदी के किनारे ये अन्नागार का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस क्या था, तो यह पर्पस था कि चावल का व्यापार किया जाता था। सिंधु सभ्यता में भी व्यापारिक साक्ष्य हमें मिले हैं, जिसे हम आगे बताएंगे। बस इतना जानिए कि व्यापार किया जाता था, चावल का व्यापार किया जाता था। तो उस टाइम तो गाड़ी नहीं थी, बस नहीं था, ट्रेन नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था जो कि आदमी लाद के ले जाए, नहीं था। क्या था, जहाज था, छोटे मोटे नाव थे। तो क्या करते थे, जितने भी व्यापारी होते थे यहाँ से चावल को निकालते और नाव में तुरंत लाद देते थे। इससे समय से भी बचत होती थी और तुरंत यहाँ पे काम भी हो जाता था। और यहाँ जो नाव होते थे, यहाँ पे शिप होते थे, यहाँ पे शिप होते थे, या शिप से लेकर के दूसरे राज्य में चले जाते थे। दूसरे राज्य हो गया, दूसरे देश हो गए, यमन, ओमान, सऊदी अरब, ये सारे देश में चल जाते थे व्यापार करने के लिए।
तो इसी के लिए अन्नागार का निर्माण नदियों के किनारे किया जाता था। कम से कम 107 चेंबर होते थे। चेंबर यानी खाना, रखने वाला खाना, चावल को एक तरह से रखने वाला खाना। 107 चेंबर हुआ करते थे। 107 या 109 इस कंफर्म कर लीजिएगा चेंबर को। तो ये नदियों के किनारे, ये अन्नागार की ये 5वीं विशेषता है। तो यही है हमारा मोहनजोदड़ो की 5वीं विशेषता, मोहनजोदड़ो के जो कि मिले हैं। और बाकी सामान जो मिले हैं वो तो हम बता चुके हैं कि क्या क्या सामान मिले हैं, लेकिन आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये आपके 5 ऐसे टॉपिक हैं जो कि 5 नंबर में दिए जाते हैं लिखने के लिए। मोहनजोदड़ो की विशेषता का वर्णन करे कहेगा तो आप ये 5 टॉपिक भी लिख सकते हैं। ये 5 टॉपिक लिख दीजिएगा तो ये मोहनजोदड़ो की ये विशेषता हो गया। या तो आपको ये 2 नंबर में भी लिखे दिए जा सकते हैं, 2 नंबर में भी सिंगल सिंगल दिए तो ये 2 नंबर के ही क्वेश्चन है। और ये ऊपर वाला 3 नंबर का है, या तो बाकी 2 नंबर के हैं। तो आपके कितने सारे क्वेश्चन कवर हो गए, कितने आप इसको देखेंगे तो फिर आप इसको मिटा देते हैं। फिर हम चलते हैं आप पीडीएफ की तरफ। पीडीएफ में भी तो आपको नोट्स लिखने हैं, तो नोट्स दे दिया जाए। समझाने का तो काम हो चुका है। अब हम चलिए हम पीडीएफ में जाते हैं नोट्स की तरफ। हमारा नोट्स आ जाए। हाँ ये है, आपको नोट्स दिया जाए। तो नोट्स कहाँ था, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में मिले साक्ष्य हम बताते हैं। इतना ठीक है, दिख रहा है। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, ये स्वास्तिक चिन्ह, सभागार, पशुपति शिव, तांबे के कांसे के नर्तकी, ये सब याद रखना है। लेकिन आपको देख रहा है कि मोहनजोदड़ो की विशेषता, मोहनजोदड़ो की विशेषता में आपको देखना है शहरी केंद्र का विकास, आप नोट कर सकते हैं। दूसरा, नालों का निर्माण या जल निकासी प्रणाली, इसे भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इतने इतने टॉपिक है जो कि आपको लिखने हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, फालतू वर्ड यहाँ पे नहीं लिखवाए गए हैं। तीसरी विशेषता है विशाल स्नानागार, इसे भी आप नोट्स कर सकते हैं। चौथी विशेषता हमने बताया अन्नागार, अन्नागार का निर्माण आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इस तरह से अन्नागार, इस तरह से आप जल का स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपको बेहतर नंबर दिए जाएंगे कि ये बच्चा समझाएगा के। आपका 5वां विशेषता है सड़क निर्माण, ये है आपके 5वें विशेषता सड़क निर्माण, ये सारे ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के यहाँ पे जितने भी विशेषता थे वहाँ पे खत्म हो चुके हैं, जितने भी साक्ष्य मिले थे। तो मोहनजोदड़ो में और मिले हैं सभागार, पशुपति शिव, तांबे का ढेर, कांसे की नर्तकी, ये आपको याद रखना है, 1 नंबर में दिए जाते हैं। स्वास्थ्य चिन्ह, ये सारे तो इस सड़क में तो ये हैं, और बाकी एडिशन ये सब याद रखना है। पशुपति शिव, तांबे का ढेर, कांसे की नर्तकी, ये हैं, ये है। और एक याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, 2 नंबर में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है ये मृतकों का टीला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बाकी साइट, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे कि चंदोदड़ो हो गए, वहाँ क्या मिले हैं, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, धौलीवाला, लोथर, रंगपुर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे आप टॉपिक लिख चुके होंगे, ठीक है। हमको अच्छा सा आपको हम यहाँ पे दिखा दिए, एक बार और फिर से हम दिखा देते हैं। सड़क निर्माण आप लिख सकते हैं, अन्नागार के बारे में अच्छा से लिख लीजिए, विशाल स्नानागार स्पीकर के लिख लीजिए, यहाँ पे चौड़ाई ऊंचाई सब दिया गया है। नालों का निर्माण अच्छा से लिख सकते हैं आप। मोहनजोदड़ो की विशेषता, शहरी केंद्रों का विकास किस तरह से हुआ था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो फिर अभी हम क्लास को स्पीक करते हैं, बहुत गर्मी भी लग रहा है। तो फिर धन्यवाद, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।